तो आइए आज हम लोग 2019 में पूछे गए साइंस प्रश्न पर बात करते हैं। जैसा कि आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, कार्बन से संबंधित है। किससे संबंधित है? कार्बन से। तो सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि कार्बन का संकेत क्या होता है? सी होता है। कार्बन का संकेत क्या होता है? तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि कार्बन का शुद्ध रूप क्या है। क्या प्रश्न पूछ रहा है? कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो देखिए कार्बन के बारे में जरा एक बात समझ लीजिए आप लोग। कार्बन के बारे में एक बात को समझिए। कार्बन के दो अपरूप हैं, एक है ग्रेफाइट और दूसरा क्या है? हीरा है। तो ग्रेफाइट को अशुद्ध माना जाता है कि नहीं? और वहीं हीरा की अगर बात करें तो उसको शुद्ध माना जाता है। तो कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो हीरा है। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? हीरा है। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? हीरा है। तो आप याद रखिएगा कि कार्बन का शुद्ध रूप हीरा है और ग्रेफाइट जो है आपको ये अशुद्ध है। तो इसको ट्रिक के माध्यम से भी ऐसे याद रखिएगा कि देखिए जो शुद्ध नहीं होगा, जो अशुद्ध होगा, मान के चलिए जिसका विचार शुद्ध नहीं होगा वो अपने में फाइट फटोवल करेगा। तो इसलिए फाइट फटोवल मतलब ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट जब अपने में शुद्ध नहीं होगा, अशुद्ध है, तभी तो अपने में फाइट फटोवल करता है। यानी कि ग्रेफाइट जो है वह अशुद्ध माना जाता है और यहीं पर हीरा की अगर बात करें तो शुद्ध माना जाता है। इसलिए याद रखिए कार्बन का शुद्ध रूप क्या होगा? हीरा होगा। कार्बन का शुद्ध रूप क्या होगा? यहाँ जो आप ऑप्शन में देख रहे हैं ग्रेफाइट, इसको शुद्ध माना जाएगा। वहीं अगर चारकोल की बात करें तो चारकोल जो है, यह चारकोल मतलब होता है आपको क्या चीज़ बताइए? अलकतरा जिसको आप बोलते हैं उसी को बुलाता है चारकोल। क्या बुलाता है? चारकोल बुलाता है। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इसको क्या करेंगे? कट कर देंगे। किसको स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है ना? कौन सा गैस कहा जाता है? स्ट्रेंजर। कौन सा गैस है? स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। कौन सा गैस कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। तो देखिए स्ट्रेंजर गैस जो कहा जाता है वो जीनोन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस किसको कहा जाता है? जीनोन को कहा जाता है। देखिए स्ट्रेंजर में आपको देखिए लगा हुआ है, स्ट्रेंजर में लगा हुआ है अंत में जर। तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जड़ मजबूत हो तो आपको हमेशा किसी के जी हजूरी में रहना पड़ेगा। नहीं समझे मेरा बात? अगर आप चाहते हैं कि आपका जड़ मजबूत हो तो आपको हमेशा किसी के जी हजूरी का मतलब जो अगला कहता है वही कीजिए, उसको कहा था जी हजूरी। तो देखिए आप मेरी जी हजूरी में रहिए, आपको अच्छा एग्जाम जाएगा। तो यहाँ स्ट्रेंजर है, तो स्ट्रेंजर में क्या लगा हुआ है? जर। स्ट्रेंजर में क्या लगा हुआ है? जर। तो जर से याद कर लीजिए कि जर मजबूत करना है तो जी हजूरी में रहेंगे, यानी कि जीनोन। तो याद रखिए कि स्ट्रेंजर गैस किसको कहा जाता है? जीनोन को। अब ये बताइए कि कार्बन का अशुद्ध रूप किसको कहा जाता है और शुद्ध रूप किसको कहा जाता है? बहुत अच्छा। कार्बन के कितने अपरूप है? कौन कौन से अपरूप है? हीरा और ग्रेफाइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपसे पूछे कि स्ट्रेंजर गैस किसको कहा जाता है? जीनोन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जीनोन को। तो अब यहाँ पर जो प्रश्न है आपका, रबर के व्यापारिक वल्कनीकरण है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को। रबर के व्यापारिक वल्कनीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? रबर को व्यापारिक क्वेश्चन पढ़िएगा जरा आप लोग। रबर के व्यापारिक वल्कनीकरण में किसका प्रयोग शामिल है? तो देखिए इसका मतलब ये हुआ, प्रश्न को जरा घुमाया है यहाँ पर। आपको हम प्रश्न सीधा सीधा बता देते हैं। आप क्वेश्चन पढ़िएगा, स्पीडी का सेम क्वेश्चन है कि रबर को अधिक मजबूत करने के लिए क्या मिला जाता है? तो सल्फर वाला, स्पीडी में सल्फर दिया हुआ है, ठीक है ना? सल्फर गंधक, वही बात बराबर हुआ। रबर को अगर अधिक मजबूत करना हो तो क्या मिलाया जाएगा? सल्फर या गंधक। सल्फर का नाम गंधक भी है। अभी बोलिए क्या मिलाया जाएगा? सल्फर मिलाया जाएगा। तो वही बात है, वह है कि मजबूत करने के लिए, यहाँ पर दिया वल्कनीकरण करने के लिए। तो बताइए जो मजबूत होगा उसी को न बल होगा। तो बात बराबर है कि नहीं प्रश्न? तो इसलिए रबर को व्यापारिक वल्कनीकरण करने के लिए, यानी कि मजबूत बनाने के लिए, उसमें क्या मिलाया जाता है? और गंधक को ही हम लोग क्या कहते हैं? और उसका संकेत क्या होता है? S8 होता है। तो बताइए कार्बन का संकेत क्या होता है? चलिए फास्फोरस का P होता है। क्या होता है? P होता है। अगला प्रश्न है आपका कि एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई कौन सी है? तो देखिए रेडियो सक्रियता की खोज मैडम क्यूरी ने किया है, लेकिन यहाँ कहता है कि रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई जो है वो क्या है? तो वो है आपको बेकुरल। याद रखिए, है ना? और इसमें ट्रिक बताए भी थे आपको मोटा वाला किताब में कि रेडियो सक्रियता है जब रेडियो कोई चलाएगा, और रेडियो उसको क्या करते हैं कि बार बार हम बंद कर देते हैं, बोलते हैं कि रेडियो अभी नहीं चलाओ, फिर भी चलाएगा, तो हम लोग उसको गाली देते हैं या कुछ ऐसा उटपटांग बोलते हैं। हम लोग उसको बोलते हैं कि बेहुरल खाम हो, क्या कहते हैं? सुनाई नहीं देता है, बार बार रेडियो चला देता है। इसलिए याद कर लीजिए कि रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई क्या है?
बैकुरल। क्या है? उसको बोलेंगे बेहुरल, तो बेहुरल पर सेट कर लीजिए बेकुरल। तो बताइए रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया? ट्रिक क्या बताए? अगर किसी को बोलेंगे बच्चा को कि रेडियो नहीं चलाओ और बार बार क्या करेगा? चला देगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? बेहुरल। नहीं बता लोग, बेहुरल खाम। बेहुरल खाम का मतलब क्या होता है? बेहुरल खाम का मतलब ऐसा खम्हा, ऐसा खाम मतलब ऐसा खम्हा जो हुरा हुआ नहीं है, और जब हुरा हुआ नहीं रहता तो क्या होता है? हिलता डुलता रहा। वही बात है कि उस बच्चा को हम लोग बोलेंगे बेहुरल। क्यों? क्योंकि रेडियो बार बार चालू कर देगा। तो पता है रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? इसमें एक को कट कर देना है, बाकी सबको कट कर देना है। बस इतना ही याद रखना है कि रेडियो सक्रियता की इकाई कौन है? तो वैकुरल है। क्या है? वैकुरल है। चलिए, निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है? देखिए, ध्वनि की गति सबसे धीमी जो होती है वो आपको पूछा जा रहा है, जैसे कि वायु है, कांच है, काष्ठ है और जल है। तो यहाँ पर प्रश्न समझिए, ये कहता है कि ध्वनि की गति, ध्वनि मतलब सब समझते हैं आप लोग ना, आवाज़। और आवाज़ जो सबसे धीमी से जो गति करेगा, गति करने का मतलब समझते हैं ना, जैसे कि अभी आप चलना प्रारंभ करते हैं तो आप बाइक से या साइकिल से, इसमें सबसे धीमी गति से किससे जाइएगा? साइकिल से न जाइएगा। ठीक है, उसी तरह से प्रश्न पूछ रहा है कि ध्वनि जो चलती है वो आपको मतलब कम गति से कहाँ पर चलती है? तो देखिए, सबसे कम गति से चलेगी कहाँ पर? वायु में। और आपको पता है कि वायु में ध्वनि का चाल क्या होता है? 332 सही बात बताया आप लोग, 332 किलोमीटर प्रति सेकंड है। मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितना मीटर? 332 मीटर। 1 सेकंड में कितना मीटर? 332 मीटर। तो देखिए, वायु में सबसे कम गति से चलता है कौन चलता है? ध्वनि, है ना? कौन चलता है? ध्वनि। बताइए, कांच का मतलब क्या होता है? शीशा। काष्ठ का मतलब क्या होता है? काष्ठ का मतलब लकड़ी, लकड़ी काठी, कोयला। ठीक है। जल का मतलब समझते ही हैं। तो बताइए कि जल में किन किन तत्वों का मिश्रण होता है? अगला प्रश्न है आपका, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। ये जो 56 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, इसको रट के आपको याद करना पड़ेगा। प्रश्न पर ध्यान दीजिए आप लोग, बीच में किताब को रखिए जरा, है ना। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? परिणामी बल के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? परिणामी बल के बराबर। परिणामी बल के बराबर होता है। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? परिणामी बल के बराबर। तो इसको ऐसे याद कीजिएगा आप लोग, सुन लीजिए। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उसके परिणामी बल के बराबर होता है। क्या याद कीजिएगा? कैसे बोलिए? किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर की परिणामी बल के बराबर होते हैं, है ना। तो किसी पिंड के जो है उसको का कर दीजिएगा। ठीक है, जब याद कीजिएगा मन में ही का करना है। किसी पिंड का संवेग परिवर्तन की दर उसके परिणामी बल के बराबर होता है। ठीक है, उसके के जगह पर क्या आएगा? पिंड के। उसके जगह पर क्या आएगा? पिंड के। ठीक है ना। तो प्रश्न को पढ़ेंगे आप लोग। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर पिंड के परिणामी बल के बराबर होता है। तो आप इस प्रश्न को क्या करेंगे पता है ना? क्या करेंगे? इसको रट के याद करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे अधिक मृदु है? देखिए, सबसे अधिक मृदु का मतलब क्या हुआ? नहीं, मृदा रहता तब मिट्टी, लेकिन यहाँ मृदु है ना, तो मृदु का मतलब समझिए कि मरणशील टाइप पर बात, समझे ना। मृदु मतलब मरणशील। तो सबसे अधिक जो मृदु है वो आपको क्या है? सोडियम है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मृदु का मतलब होता है मुलायम। मुलायम मतलब सॉफ्ट जिसको कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा मुलायम कौन है इसमें? सोडियम। और सोडियम मुलायम है, इसको याद रखना बड़ी आसान है, क्योंकि आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े थे क्वेश्चन कि इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसीलिए सबसे मृदु का है, सबसे मुलायम का है। तो सबसे मुलायम क्या है? सोडियम। सोडियम का संकेत बताइए आप। Na होता है। आयरन का बताइए? Fe होता है। क्या होता है? Fe होता है। एल्युमिनियम का होता है? लिथियम का होता है? Li होता है। तो सबसे अधिक मृदु कौन सा है? सोडियम है। और इसलिए प्रश्न पूछता है कि किस तत्व को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? और सबसे अभिक्रियाशील धातु भी है, इसीलिए इसको कहाँ पर रखा जाता है? किरोसिन तेल में। तो आपका अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का सोचने वाला भाग। ध्यान दीजिए, प्रश्न बहुत अच्छा है। इसमें 3 तरह का प्रश्न पूछता है कि मस्तिष्क के अगला भाग को क्या कहते हैं, मस्तिष्क के पछला भाग को क्या कहते हैं, है ना। और यहाँ पर आ गया सोचने वाले, जहाँ से आप सोचते हैं,
जहाँ से आप सोचते हैं उसको आप क्या कहते हैं? तो देखिए, मस्तिष्क का सोचने वाला जो मुख्य भाग है उसको हम लोग अग्र मस्तिष्क कहते हैं। इसका मतलब है जब भी हम लोग सोचते, जरा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न याद ही हो जाएगा। जब भी हम लोग सोचते हैं और कोई भी ऐसा बात आता है तो हम लोग जो है सो क्या करते हैं, सोचते हैं कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, और मेरा हाथ कहाँ गया, देख रहे हैं ना आप लोग, कहाँ गया? आगे वाला भाग पे गया और इस पे गया। ये कैसे हो गया, ये सवाल कैसे बनेगा, ऐसे हम लोग सोचते हैं। तो अब क्या पीछे वाला पर रखते हैं हाथ? नहीं। ऐसे रखते हैं। इसका मतलब याद रख लीजिए कि मस्तिष्क का सोचने वाला भाग कौन सा है? यानी कि अपने हम ब्रेन पर, माथा पर देते हैं हाथ, नहीं तो इसलिए जो अगले भाग पर देते हैं। इसलिए याद रखिएगा कि सोचने वाला जो भाग है उसको क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मूत्र में, और मूत्र बोलने से कुछ याद आ गया होगा आप लोगों को। बताइए, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। 6 होता है। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? 6 होता है। दूसरा बात कि मूत्र जो है, मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए। यूरिक अम्ल। मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यूरिक अम्ल पाया जाता है। अब है आगे, तो मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यूरिक अम्ल। अच्छा, एक बात आपसे अगर पूछे कि मूत्र जो है वह थोड़ी समय के बाद गंध क्यों करता है? अमोनिया गैस के कारण, है ना, क्योंकि वो यूरिक एसिड को बदलता है अमोनिया, और कौन बदलता है? प्रोटीन बदलता है। इसलिए याद रखिएगा कि इसके कारण से मूत्र जो है, पेशाब, वो गंध करता है। ठीक है, तो पेशाब से संबंधित कितना प्रश्न बताए आपको? उसका पीएच मान बताए, कितना बताया है? 6। उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? किसके कारण बदबू करता है? अमोनिया गैस में बदलने का काम कौन करता है? वेरी गुड। अब बताइए कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सोयाबीन में कितना % पाया जाता है? 100 से सोयाबीन, 100 से 47, याद रखिएगा 47% सोयाबीन में पाया जाता है प्रोटीन। अगला है, यहाँ पर प्रश्न क्या है, मूत्र में प्रायः कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? बताए थे कल के क्लास में कि उत्सर्जित का मतलब क्या होता है? निकलना। उत्सर्जित का मतलब निकलना। तो देखिए, आपके मूत्र से क्या निकलता है? सुनिए, आपके मूत्र से कौन कौन सा विटामिन निकल सकता है, ये आपको अच्छा से पता है। हम पहले बता दिए कि जल में कौन कौन सा विटामिन घुलता है, और इसको प्रयोग करके भी दिखाए थे आप लोगों को। कहे कि बीकोसुल कैप्सूल खा लो, पेशाब करके जा करके देखो पेशाब कैसा होता है? पीला। तो आप बीकोसुल खाया, पेशाब पीला हो गया, ऐसा क्यों? क्योंकि बीकोसुल में विटामिन बी था और बी घुला आपके शरीर में गया, तभी तो पेशाब पीला हुआ। इसका मतलब आप जो विटामिन बी खाए थे वो घुल गया ना, तो घुल के निकल गया किस माध्यम से? पेशाब माध्यम से। तो पेशाब माध्यम से निकला, इसका मतलब है कि आपके पेशाब से कौन कौन सा विटामिन निकल सकता है? विटामिन बी, सी, विटामिन बी और सी। इसका मतलब जो जल में घुलेगा वो पेशाब में निकलेगा। तो इसलिए जो जल में घुलने वाला विटामिन विटामिन बी, सी, तो पेशाब से निकलने वाला विटामिन कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब ये बताइए कि वसा में कौन कौन सा विटामिन घुलता है? ए डी ई के, ये सब वसा में घुलता है। और जल में कौन कौन सा? विटामिन बी और सी। ठीक है, तो वही प्रश्न है कि मूत्र में कौन सा विटामिन है जो उत्सर्जित होता है? तो विटामिन बी और सी है जो उत्सर्जित। उत्सर्जित मतलब आप एक उत्सर्जित पदार्थ, उत्सर्जन का नाम बताएंगे। ब्रीकक। आप एक उत्सर्जक का नाम बताइए। मूत्रवाहिनी। आप बताइए। मूत्राशय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में इसको क्या करते हैं हम लोग? कट कर देते हैं। किस एक रोग का, है ना, किस एक को कट कर दीजिए, किस रोग का कारण विषाणु है? जरा प्रश्न देखिए, प्रश्न बड़ा ही जोरदार है। यहाँ से 4 क्वेश्चन सीखने को मिलेगा। प्रश्न है कि किस रोग का कारण विषाणु है? मतलब ये हुआ कि कौन सा रोग है जो विषाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन ए में है यक्षमा। बताइए किससे होता है? यक्षमा जो होता है वो जीवाणु से होता है, याद रखिएगा। यक्षमा में 6 का उच्चारण हो रहा है, तो ज, यानी कि यक्षमा किससे होगा? जीवाणु से। यक्षमा विभाग, हॉस्पिटल में जाइएगा, लिखा होगा यक्षमा विभाग। यक्षमा रोग किसको कहा था बताइए आप लोग? तो यक्षमा रोग क्या चीज होता है बुआ? जीवाणु से। यक्षमा रोग को और कौन सा रोग कर सकते हैं? तपेदिक और टीबी बोल सकते हैं। और टीबी का फुल फॉर्म ट्यूबरकुलोसिस होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा ऑप्शन बी में है टाइफाइड। बताइए, लोग जो टाई करता है वो क्या चीज से करता है? जी से। अगर जी नहीं रहे तो आप जी को चाप के जरा बोल के दिखाइए। नहीं होता है ना, इसका मतलब जुबान नहीं रहेगा, जी नहीं रहेगा, तो आप बोलिए टाटा नहीं कीजिएगा। इसलिए याद कर लिया, जब टाटा नहीं करता फैंटोफोटोवल नहीं होगा किसी में, नहीं। लेकिन क्या है, तो इसलिए याद कर लीजिए कि टाइफाइड जो होता है वो कैसे से होता है? जीवाणु से। जी से होता है, यानी कि जीवाणु से। टाइफाइड क्या चीज से? जीवाणु से। और याद रखिएगा एक और बात, टाइफाइड रोग में आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड रोग में क्या प्रभावित होता है?
टाइफाइड रोग में आपको कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत होता है। दूसरा प्रश्न ये याद रखिएगा, जब टाइफाइड का जांच कोई डॉक्टर लिख दे तो उसमें उस जांच का नाम होता है विडाल टेस्ट। क्या होता है? विडाल टेस्ट अगर कहीं लिखे तो समझिए डॉक्टर को क्या चीज का शक हो गया है? टाइफाइड का। तुरंत आपको टाइफाइड का भी जांच लिख देगा और उसके बाद फिर आपका ट्रीटमेंट शुरू करेगा। तो ये टाइफाइड के बारे में कितने बात को सीखे आप लोग? कौन कौन बात है? जीवाणु से होता है, टाइफाइड क्या चीज होता है? टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। यहाँ तक दो बातें समझ गए। और टाइफाइड रोग के लिए जांच का नाम बताइए? विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ऑप्शन सी है इन्फ्लुएंजा। और इन्फ्लुएंजा जो है यह आपको विषाणु से ही होता है। इन्फ्लुएंजा किससे होता है? विषाणु से। नहीं याद रहे तो ऐसे समझिए, इन्फ्लुएंजा मान के चलिए इनको हम कुछ बोलेंगे ये फूल जाएगी, तो इनको कुछ बोलेंगे आप फूल जाएगी। क्या बोले हम? इनको कुछ बोलेंगे फूल जाएगा, तो इनको से हो जाएगा इन, अब फूल जाएगी तो होगा फ्लुएंजा। यानी कि इनको कुछ बोलेंगे तो बेसी बोलेंगे तब ना फूल जाएगी, तो इसलिए इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा। तो बताइए इन्फ्लुएंजा क्या चीज होगा? विषाणु से। बेसी से विषाणु। तो इन्फ्लुएंजा क्या चीज से? विषाणु से। इसका मतलब आपका आंसर यही होगा। अगला है डिप्थीरिया। बताइए जीवाणु डिप्थीरिया, से। ये तो आप लोगों को अच्छा से याद होगा। डिप्थीरिया आपको ही पता होगा। डिप्थीरिया रोग जो होता है वो क्या चीज होगा? जीवाणु से। जीवाणु से होगा। क्या चीज से होगा? जीवाणु से। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से, इसको कट कर देंगे, किस एक जंतु में, किस एक को एक काट दीजिए, किस जंतु में त्वचा एक श्वसन अंग है? कहता है कि ऐसा कौन सा जंतु है जिसका श्वसन अंग त्वचा है? नहीं समझे मेरा बात? जैसे आप सांस क्या चीज से लेते हैं? नाक से। चलिए, मछली क्या चीज से लेता है? गिल से। गिल से लेता है। उसी तरह से पूछ रहा है आपको क्वेश्चन में। हाँ, सांप क्या चीज से लेता है? जीभ से। जीभ से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जंतु में त्वचा का एक श्वसन अंग कौन सा है, मतलब कौन सा ऐसा जंतु है जिसका श्वसन अंग क्या है? त्वचा। त्वचा का मतलब क्या होता है? चमड़ा। तो ये मेढक जो है ना वो सांस क्या चीज से लेता है? त्वचा से। क्या चीज से लेता है? चमड़ा से। नहीं याद है तो ऐसे समझिए, अभी बरसात का मौसम आ गया है। मेढक को जैसे ही मेढक टट्टर मारता है तो देखिएगा टट्टर मारते समय क्या होता है मेढक को? दो को फूकना निकल जाता है ना, तो इसलिए तो समझ लीजिए त्वचा है। तो बताइए कि त्वचा मतलब ऐसा एक जंतु का नाम बताइए जो सांस त्वचा से लेता है। मेढक। मेढक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्रॉग। फ्रॉग मतलब क्या होता है? मेढक। अगर आपसे पूछ दे कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है तो याद रखिएगा रैना टिग्रीना। टिग्रीना। बात समझ में आ रहा है? नहीं याद रहे तो ऐसे याद रखिएगा कि मेढक सब जो है ना आपको टटर करता है तो इसलिए टिग्रीना याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया? अगला प्रश्न है आपका, कमरे के ताप पर कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? इस प्रश्न को सिंपल में मत लीजिए, इस प्रश्न में दो बच्चे फंस जाते हैं और दो तरह के प्रश्न पूछते हैं। अगर धातु बोल दिया, क्या बोला? धातु तब पारा। यहाँ पर प्रश्न है कि कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव है? तो देखिए कौन सी अधातु द्रव है, तो अधातु में आपको आ जाएगा ब्रोमीन आ जाएगा, और धातु में क्या आएगा? पारा आएगा। तो कमरे के ताप पर कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव रूप में पाया जाता है? पारा। पकड़ लिए। कौन सा अधातु है जो द्रव रूप में पाया जाता है? यानी कि धातु कहेगा तो पारा। पारा कहेगा तो धातु। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आपको कैल्शियम परमाणु संख्या 20 की संयोजकता क्या होगी? देखिए कैल्शियम परमाणु संख्या 20 जो है इसकी संयोजकता क्या होगी? बताइए क्या होगा? 2 होगा। इसको याद रखना तो और आसान है। कैल्शियम लगा हुआ है और कैल्शियम के बाद देखिए यहाँ पर आपको परमाणु संख्या कितनी है? 20 है। तो जिसकी परमाणु संख्या 20 उसमें से 0 हटा दीजिए, 2 आराम से याद हो जाएगा। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या जो है उसकी संयोजकता कितनी होगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो बताइए अगर आपसे पूछ दे कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है 2 और कैल्शियम की संयोजकता कितनी है? 2। समझ गए ना? संयोजकता कितनी है? 2। अगला प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान बताइए, और उदासीन विलयन का पीएच मान। ठीक है, तो शुद्ध जल का पीएच मान आपको 7 हो जाएगा। देखिए शुद्ध जल है तो शुद्ध 100 से शुद्ध 100 से 7, शुद्ध जल का पीएच मान 7 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। खाने का सोडा, बार बार हम पहले से चर्चा कर रहे हैं, खाने के सोडा को और क्या कहा था? जल्दी बताइए आप। सही बात बताए, खाने वाले सोडा को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो अब बताइए कि खाने वाले सोडा का दूसरा नाम क्या है? कल परसों में ये पढ़ाया हुआ है, बेकिंग पाउडर। क्या कहता है? बेकिंग पाउडर, या उसको मीठा सोडा भी कहा जाता है। तो मीठा सोडा यानी कि खाने का सोडा जो सूत्र है क्या है? NaHCO3। NaHCO3 पूरा देख के बोलिए आप लोग। तो बोलिए, ऐसे बोलिए, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र। पूरा क्वेश्चन के साथ बोलिए। खाने वाला सोडा का रासायनिक
NaHCO3 खाने वाला सोडा का और क्या क्या नाम है? बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा, और इसे हम बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा भी कहते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, एक तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s², 2s² और 2p6 है ना, 3s² 3p5 है, तो आवर्त सारणी में इसका स्थान कौन सा होगा? तो आवर्त तीसरा होगा और वर्ग आपको 7 हो जाएगा। इसको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं। देखिए, एक s², एक के बाद 2 है, ठीक, एक के बाद क्या है? 2 एक के बाद 2 है, फिर 2 है, यानी कि 1 2 2, ठीक। इसके बाद है आपको 3 3, 1 2 2 3 3। दूसरा है कि 1 पर स्क्वायर है, 2 पर भी स्क्वायर है ना। ये इसके बाद आपको p आ गया है, 1s², 2s², 2p6, बोलिएगा। एक s², 2x², 2p6 और इसके बाद 3s², 3p5, बोलिएगा। 3s² 3p5। तो इस तरह के जो होंगे आपको तत्व, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह होगा, तो वो आवर्त सारणी में आपको आवर्त तीसरा में होगा और आपको वर्ग कौन सा होगा? 7a होगा। क्या होगा? 7a। अगला प्रश्न है, निम्न में से ऋण आवेश किस पर है? आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर सीखिएगा। देखिए, बीटा कण है, ये बीटा है, तो ये बीटा कण है, तो देखिए एक बात बताइए, आपका जो बेटा होगा वो बेटा आपको खर्चा कराएगा कि आमदनी देगा? खर्चा कराएगा। पहले छोटा में खर्चा नहीं करेगा, तो इसलिए याद कर लीजिए कि ऋण आवेश जो होगा किस पर होगा? बीटा कण बस याद कर लीजिए, बेटा होगा तो ऋण कर्जा लेना पड़ेगा आपको, सीधा बात है। इसलिए बीटा कण जो होगा वो आपको क्या हो जाएगा? ऋण आवेश होगा। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन। चलिए, तो पॉलीथीन जो है वो किस यौगिक का बहुलक है? ये प्रश्न आपको पढ़ाए थे हम, आप लोग को मोटा वाला किताब में खूब बढ़िया से बताए थे कि पॉलीथीन तो एथीन, पॉलीथीन तो एथीन, पॉलीथीन तो एथीन। देखिए, पॉलीथीन है ना, ठीक, तो पॉलीथीन से जुड़ा हुआ है तो एथीन। देखिए, आप पॉलीथीन में मछली उछली लाने के लिए जाइएगा जो है, सो आप कब जाइएगा कोई भी सामान लाने के लिए? जब आपके यहाँ कोई आने वाला होंगे ना, तो आपको पूछेंगे दुकानदार कि आप आई किया ले लाए लिए, तो ए नहीं बताइए, एथीन। तो इसलिए याद कर लीजिए कि पॉलीथीन, तो पॉलीथीन जो है किसका बहुलक है? एथीन का। पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथीन का। तो आइए, जल में डूबी हुई सीधी छरमुरी ही प्रतीत होती है। जरा प्रश्न को समझिएगा, इस तरह के प्रश्न 2-4 पूछते हैं, जैसे कि कहता है कि जल में डूबा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। इसका जल में डूबा हुआ छड़ 10वीं क्लास में चित्र के साथ वर्णन किया है, थोड़ा टेढ़ा दिखता है। वो छड़ जो है, जैसे ही आप पानी में डालिएगा तो थोड़ा टेढ़ा दिखता है, ऐसे रहता है तो ऐसे टेढ़ा दिखता है। तो याद रखिएगा कि जल में डूबी हुई सीधी छड़, अगर कोई सीधा रॉड को रखिए पानी में तो आपको कैसा नजर आएगा? मुड़ी हुई प्रतीत होती है। और वो किसके कारण से? तो एक बात बताइए कि सीधा छड़ कैसा दिए थे आप? सीधा। और मुड़ गया तो अपने मन से न मुड़ गया, वो अपने आप न दिखाई पड़ता है मुड़ा हुआ। हम थोड़ी ना मुड़ा हुआ देते हैं, हम कैसा देते हैं? सीधा देते हैं। बात को समझ में आया कि नहीं आया? तो बताइए कि जल में डूबी हुई सीधी वस्तु, सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है किसके कारण? अपवर्तन के कारण से। और सिक्का उठा हुआ किसके कारण परिवर्तित होता अपवर्तन के कारण है? से। तारे क्यों टिमटिमाता है? अपवर्तन के कारण से। याद रखिएगा, प्रकाश के वर्तन के कारण से। हाँ बिल्कुल। चलिए, अगला है, एक तरंग की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है, तरंग दैर्घ्य 3 मीटर हो, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? बताइए। आप लोग पहले बताएंगे, यहाँ से 2 प्रश्न हम सिखाना चाहते हैं। तरंग दैर्घ्य का मात्रा क्या होता है? तरंग दैर्घ्य का मात्रा क्या होता है बताइए? पढ़ाए थे, परसों चर्चा भी किए थे, आप बताए भी थे कि सर ए पर बिंदु है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? एंगस्ट्रम बोलेंगे। तो बताइए, तरंग दैर्घ्य का मात्रा क्या होता है? एंगस्ट्रम। अब बताएंगे कि आवृत्ति का मात्रा क्या होता है? एक बार पुनः बताइए, तरंग दैर्घ्य का मात्रा एंगस्ट्रम होगा। अगला प्रश्न है, कवच। कवच का मतलब बताइए? जिसमें कोई ऊपर का परत लगा हो। बिल्कुल सही। कवच का मतलब होता है कि कोई भी सामान का जो ऊपरी परत जो उसको रक्षा करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कवच कहते हैं। जैसे कि जो है सो आप देखेंगे, ये मोबाइल का कवर है, तो ये इसका कवच हुआ, है कि नहीं? संस्कृत 10वां के संस्कृत में पहले आया था, जैसे ये कवच कुंडल जो है सो आपको ले लेता है किन से? कर्ण से। कर्णस्य दान वीरता पाठ है, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। बालवीर जो आपका ये है सीरियल, उसमें देखिए कवच रहता है। जब तक कवच रहता है तब तक कोई कुछ नहीं करता उसको। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कवच का मतलब किसी भी वस्तु का ऊपरी परत जो उसको रक्षा करता है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? कवच। तो देखिए, कवच युक्त
जंतु, कवच युक्त जंतु। एक बात बताइए, तो सांप का कवच जानते हैं आप लोग क्या होता है? खोपड़ा परत नहीं, केचुआ जो बोलते हैं, केचुआ वो भी एक कवच हुआ। कछुआ का कवच ऊपर का जो होता है, उस पर अगर कोई मोटरसाइकिल भी चढ़ जाएगा कुछ नहीं होगा उसका। उसको कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो कवच युक्त जंतु जिस संघ के अंतर्गत आते हैं, देखिए कवच युक्त जंतु मतलब कह रहा है कि जो जंतु कवच युक्त हो, जो जंतु कवच युक्त हो मतलब जिस जंतु को कवच हो, जिस जंतु को कवच हो, जिस जंतु को कवच हो, वह आपको जो है सो किस ग्रुप में आता है? मोलस्का के ग्रुप में। मोलस्का ग्रुप में। अच्छा बताइए, डोका में कवच रहता है कि नहीं? जी रहता है ना। तो याद रखिएगा कि जो जंतु आपको जो है सो जिस पर कवच हो वह किस ग्रुप में आता है? मोलस्का ग्रुप में। बस सीधा सोच लीजिए कि जो जंतु कवच वाला होगा ना उसको मोल खरीदेंगे, इसलिए मोलस्का ग्रुप में। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद है। ये प्रश्न देखना नहीं, आप लोग को जवाब देना केवल। कहता है कि प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद, उत्सर्जी मतलब निकलना। तो बताइए उत्सर्जी उत्पाद, उत्पादन का मतलब, उत्पाद मतलब जो वस्तु बनता है, जो उत्सर्जन होता है। तो आपके शरीर से कौन कौन सा पदार्थ का उत्सर्जन होता है बताइए आप? यूरिया सर ये देख लिया। आपके शरीर से क्या सब निकलता है? यूरिक अम्ल निकलता है, और क्या निकलता है? और पखाना भी निकलता है ना। तो इसलिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार से हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको हो जाएगा कि आप मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद जो है वो क्या है? तो यूरिया है। अब देखिए ये प्रश्न बहुत फंसाने वाला है, कहिए क्यों? क्योंकि इसमें आपको पढ़ा है जस्ट अभी कि मूत्र में पाया जाता है यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर अगर हम यूरिक अम्ल बोले तो ये ऑप्शन आपका गलत हो सकता है, कहिए क्यों? क्योंकि यूरिक अम्ल की मात्रा थोड़ी मात्रा में पाई जाती है ना, लेकिन पेशाब जो है, पेशाब को कुल मिला के यूरिया हम कह सकते थे। लेकिन आप जो है अगर यूरिया खाद किसी पेड़ में पड़ जाए ज़्यादा तो याद रखिएगा कुछ दिन में सूख जाता है। गेहूं में यूरिया खाद दे दीजिए, वो पीलापन आता है। वही है, किसी पेड़ के पास जाके आप पेशाब कीजिए, वो पेड़ क्या होगा? सूख जाएगा, क्योंकि उसमें यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए याद रखिएगा कि आपके शरीर का जो प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है, प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है, वो आपको यूरिक अम्ल नहीं मारिएगा धोखा से भी। क्या मारिएगा? यूरिया मारिएगा। क्या मारिएगा? यूरिया, ठीक है। तो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद क्या है? यूरिया। अगर ऑप्शन में यूरिक एसिड होगा तो क्या आप यूरिक एसिड ही मारिएगा? यूरिक एसिड नहीं मारिएगा। अमोनिया है तो अमोनिया ही मारिएगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन ए बी सी को अगर आप देख रहे हैं तो ए बी सी ऑप्शन आप लोगों आपके मूत्र से जुड़ा हुआ है। मूत्र में ही अमोनिया मिलता है, अमोनिया बदल देता है, यूरिक एसिड भी मिलता है, यानी यूरिक अम्ल भी मिलता है, और साथ में आपको यूरिया तो बेचारा है ही, ऑल इन ऑल, ठीक है। ओवरऑल आपको यूरिया के नाम से उसको हम कह सकते हैं पेशाब को। तो यहाँ पर ओवरऑल जब मारिएगा मतलब कुल मिला करके आपको आपके शरीर का मुख्य प्रमुख पदार्थ उत्सर्जी कौन सा है? यूरिया। क्या है? यूरिया। अब आपका अगला प्रश्न है विडाल टेस्ट। देखिए अभी चर्चा किए थे विडाल टेस्ट के बारे में, तो बताइए विडाल टेस्ट किसमें क्या आता है? देखिए प्रश्न आ गया कि विडाल टेस्ट का संबंध जो है वह किस रोग से है? टाइफाइड। और टाइफाइड को ही हिंदी में हम लोग याद रखिएगा, टाइफाइड को हिंदी में हम लोग मियादी बुखार कहते हैं। कौन बुखार कहते हैं? मियादी बुखार भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो टाइफाइड जो है, टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत होता है। टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है? दूसरा है कि इसे ही हम लोग मोती झड़ा भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मोती झड़ा भी कहते हैं, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, ये जो मलेरिया देख रहे हैं ऑप्शन बी में, प्रश्न खत्म हो गया। मलेरिया के बारे में भी जान लीजिए थोड़ा। मलेरिया जो है, मलेरिया क्या चीज से होता है? प्रोटोजोआ से। किससे होता है? अगर पूछेगा कि प्रोटोजोआ में किससे होता है खास तौर पर, तो आपको कल ही बताए थे हम, प्लाज्मोपोडियम से। किससे होता है? प्लाज्मोपोडियम से। अब बताएंगे कि पीत ज्वर जो होता है, पीत ज्वर वो क्या चीज होता है? यकृत में। पीत ज्वर के बारे में जानकारी नहीं है मुझे, बाद में बताएंगे। चलिए हैजा क्या चीज होता है? जीवाणु से। जल से फैलता है। चलिए अगला है एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेशित कण जो है, देखिए एक गतिमान आवेशित कण जो है वह उत्पन्न करता है, तो वह आपको क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों को। जरा ध्यान दीजिएगा और प्रश्न को जरा पढ़िएगा आप लोग, है कि नहीं। और बार बार रटने की जरूरत है कि एक गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है, बोलिएगा जरा।
एक गतिमान आवेशित चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करती है। एक गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों को चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों को है ना उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? एक चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत दोनों को उत्पन्न करता है। और कौन उत्पन्न करता है? आवेशित कण है ना। गतिमान आवेशित कण जो है वो आपको चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पादन करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक 4 प्रतिरोध n चालक तारों की समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इस समायोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल है, इसको हम एक क्लास में बताए थे। दूसरा बात है कि प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है बताइए। अगर आपसे पूछ दे कि प्रतिरोधकता का मात्रा क्या होता है? अब आगे क्या है? आगे है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है। एक रेलगाड़ी है जो स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है एक समान त्वरण के साथ चलते हुए। बताइए त्वरण का मात्रक किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण के साथ चलते हुए है ना 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल का मात्रक बताइए तो। दूरी चाल का सूत्र, चाल का मतलब बराबर दूरी बट्टा समय। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ त्वरण के बारे में हम लोग जाने और फिर हम लोग जाने चाल के बारे में कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ये न्यूमेरिकल है, हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। फिर अगला है, चलिए, ठंडे प्रदेशों में, किस प्रदेशों में? ठंडे प्रदेशों में जल के पाइप कभी कभी फट जाते हैं। जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है। आपके दैनिक जीवन में ये प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। अच्छा एक बात बताइए कि आप सुनते होंगे कि गांव घर में फारिज मार देता है। फारिज मतलब लकवा मार देता है। क्या मार देता है? लकवा मार देता है। अब एक बात बताइए, आप किस समय में, किस महीना में सुनते हैं कि ज्यादा लकवा मारता है? ठंडी महीना में नहीं, उसको किस महीना में? मार्च में। ठंडा महीना में। किस महीना में? ठंडा महीना में। सही जवाब दिए आप लोग। जून से जुलाई। तो किस महीना में आप लकवा मारते हैं? ठंडी महीना में। ऐसा क्यों होता है, इस पर चर्चा करते हैं। सुनिए बताते हैं। ठंडा के समय में क्या होता है, आप सुने होंगे कि अभी जवान है तो इसका खून कैसा है? गर्म है। खून कैसा है? गर्म है। तो उस अवस्था में आपको बर्दाश्त कर लेता है शरीर। लेकिन ठंडी अवस्था में क्या होता है, याद रखिएगा, ठंडी अवस्था में जैसे कोई पाइप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पाइप लगा हुआ है। तो पाइप जब लगा हुआ है, मान के चलिए पानी का पाइप है कोई, और खूब ठंडा पड़ता है जिस एरिया में पानी का पाइप, मतलब बाहर से पानी आ रहा है, तो पाइप में क्या होता है कि ठंडा में वो पानी क्या होता है? जम जाता है। जब जमता है ना तो उसका आयतन जो है सब बढ़ जाता है। याद रखिएगा, जब जमता है तो क्या होता है? आयतन बढ़ जाता है। तो जैसे ही आयतन बढ़ता है, तो आयतन, जब आयतन का बढ़ने का मतलब क्या हुआ? जैसे पाइप इतना ही मोटा है, आयतन का मतलब जो आयतन बढ़ता है, तो जब आयतन बढ़, आकार, आयतन मतलब आकार समझिए, जब आकार बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, तो उसको जगह चाहिए ना फैलने के लिए। और जब जगह नहीं मिलेगा तो क्या होगा? ठीक वही चीज होता है कि ठंडे के समय में जो ठंडा खून होता है, बात समझ में आ रहा है? जम जाता है। वो आपको जमता है, और जमने के बाद जो है वह नस क्या होता है? फट जाता है। अगर किसी का फट गया तो वो इंसान बच जाता है, अगर किसी का नहीं फटा तो वह मर जाता है। तो वो कहता है कि उसको लकवा मार दिया, वो ब्लॉक हो जाता है। वो वहाँ जो जमता है तो वो क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है। तो कहने का मतलब, इसलिए लोग कहते हैं कि अगर खून निकल जाए तो वो अच्छा है। तो इसलिए खून जो है ना, जब अगर नाक से निकल जाए, मुंह से निकल जाए, खास करके हार्ट वाला प्रॉब्लम, बीपी वाला प्रॉब्लम जिसको हो, तो अगर कभी भी तबीयत खराब हो तो उसको माथा को जरूर ठोकना चाहिए। इसे जो जमा हुआ खून होता है ना, चट से निकल जाता है, नाक होकर के चाहे मुँह होकर के। बात समझ में आ रहा है? तो वही होता है कि आपको जमता है खून, और खून अगर निकल गया नाक से या मुंह से तो वो पेशेंट बच जाता है। लेकिन वो तुरंत हुआ तब, तो फिर वो डेथ कर जाता है। तो वही वो क्या होता है कि वो नस जो होता है ना, जो खून जमता है, तो वो नस क्या होता है? फट जाता है। फटने के बाद अब देखिए, ये पाइप है, पानी इधर से आ रहा था, यहाँ पर वो रास्ता फट गया, रास्ते पर तो फट गया, तो क्या पाइप पे पानी आगे जाएगा? नहीं जाएगा। तो जब इधर नहीं जाएगा तो इधर रहा, तो इसलिए शरीर यहाँ से यहाँ तक काम करना बंद हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि वो शरीर जो है ना, सुन हो गया, हाथ नहीं काम कर रहा। भाई उसको खाना पीना चाहिए ना रहा है, तो ये काम कैसे करेगा? खून इसमें जाएगा तभी तो काम करेगा। इसलिए यहाँ से खून पास नहीं करता, खून इसमें हटा जाता। नतीजा ये होता है कि वो शरीर काम करना छोड़ देता है। बात समझ गए? तो ये कॉन्सेप्ट था, इसलिए बताए
तो याद रखिएगा कि ठंडे प्रदेशों में जल के पाइप कभी कभी क्या होते हैं, फट जाते हैं। क्यों, समझिए। क्योंकि तापक्रम कम होता है। सही बात है। अरे भाई ठंडा का महीना तो तापमान ज़्यादा होगा कि कम होगा? तापमान कम रहता है और जिसके कारण से बर्फ का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या यही बात मैं आपको बताए? तो बर्फ का आयतन बढ़ जाता है। जब आयतन बढ़ेगा, आयतन मतलब ये सही बताए थे कि लगभग में आकार उसको मान लीजिए। जैसे अभी आप कितना जगह छेके हुए हैं, आप जितना भी छेके हुए हैं, अगर आप और खूब मोटे ताजे हो जाएंगे तो और ज़्यादा जगह छेकेंगे ना, तो वही है, वो आपका आयतन है। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। जैसे ये अपना स्थान जो घेरा है उसको क्या कहेंगे, ये वस्तु ये अपना स्थान जितना घेरा है तो उसका क्या कहलाएगा, अब मान के चलिए वही वस्तु अगर थोड़ा बड़ा हो जाए तो ज़्यादा स्थान चाहिए। तो वही होता है कि जब ठंडा समय में बर्फ जमता है, तापमान कम होने के कारण से बर्फ का आयतन बढ़ता है। जब आयतन बढ़ता है तो उसको जगह नहीं मिलता है, नहीं मिलने के कारण से क्या होगा, फट जाएगा। बात समझिए, फट जाएगा। वही बात है, याद रखिएगा कि ठंडे प्रदेशों में जल के पाइप कभी कभी फट जाते हैं। क्यों फटते हैं? क्योंकि तापक्रम बढ़ता है और आयतन बढ़ जाता है। तापक्रम कमता है और आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण से पाइप फट जाती है। तो बताएंगे आप। अगला प्रश्न है, किसी ग्रह की सतह पर जी का मान, जी मतलब बताएंगे गुरुत्वाकर्षण होगा, और बड़ा जी का मान गुरुत्वाकर्षण होता है। किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है किस पर, तो द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर। ये जो 78 नंबर प्रश्न है उसको VVI लिख लीजिए और इस प्रश्न को आप लोग खूब रट के याद कर लीजिएगा। तो रटिए, हमारे साथ रटिए, बोलिए। किसी ग्रह की सतह पर जी का मान द्रव्यमान और त्रिज्या, क्या क्या बोले, द्रव्यमान और त्रिज्या। तो किसी ग्रह की सतह पर जो जी का मान होता है वो आपको निर्भर करता है किस पर, द्रव्यमान पर और त्रिज्या पर। किस पर, द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर। पूरा प्रश्न के साथ बोलिए तो, किसी ग्रह की सतह पर जी का मान द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर द्रव्यमान और त्रिज्या। यही आप गलत पढ़ रहे हैं। यही बात आपको बताए थे, ध्यान से नहीं देखे आप। 4 बार बोलना पड़ रहा है हमको, ध्यान से देखिए कैसे पढ़िएगा घर पर। किसी ग्रह की सतह पर जी का मान द्रव्यमान तथा त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है। समझे अभी भी कि नहीं? नहीं समझे, फिर से देख लीजिए। किसी ग्रह की सतह पर जी का मान द्रव्यमान तथा त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है। बात समझे, पढ़िए। तो बताएंगे किसी ग्रह पर जी का जो मान होता है वो किस किस पर निर्भर करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम संभव ताप है। देखिए कहता है न्यूनतम संभव ताप है ना। ये कितना छोटा प्रश्न है, हो सकता है ये डाल दे। तो न्यूनतम का मतलब क्या होता है बताइए? सबसे कम संभव ताप। न्यूनतम संभव ताप का मतलब ये हुआ, जैसे कि मान के चलिए कोई भी आप काम करते हैं तो आप सब कुछ में अधिकतम और न्यूनतम होता है, ठीक है। जैसे हम आपको कहेंगे कि कम से कम 5 रुपया लेकर के आप लोग जरूर आइएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम 5 रुपया। वही बात है कि तापमान कभी भी अगर नीचे जाएगा, तापमान कभी भी नीचे जाएगा तो कितना, कम से कम -273 डिग्री सी। कितना? -273 डिग्री सी के नीचे जो है आपको तापमान नहीं जा सकता है। बात कुछ समझ में आया कि नहीं आया? सबसे कम कितना होगा? -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस। तो कम से कम ताप कितना तक जा सकता है बताइए? -273 डिग्री सेल्सियस। उससे नीचे अगर होगा तो तापमान कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ दे दिया है न्यूनतम संभव, मतलब सबसे कम। तो सबसे कम कितना? -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक किग्रा मतलब किलोग्राम, ठीक है। अब ये बताइए आप कि स्कर्वी रोग क्या चीज़ से होता है? विटामिन सी की कमी से। तो स्कर्वी रोग विटामिन सी के कमी से होता है, ये बात सही है। तो अब ये बताइए कि विटामिन सी यहाँ प्रश्न है, इसको जरा हम छोड़ दिए। 80 नंबर जो प्रश्न है, एक किग्रा की वस्तु, एक किग्रा, ये जो किग्रा देख रहे हैं, किग्रा मतलब क्या हुआ? किलोग्राम। एक किग्रा की वस्तु की गतिज ऊर्जा, अगर आपसे पूछ दे कि गतिज ऊर्जा का अंग्रेजी क्या होता है, बताए थे काइनेटिक एनर्जी। बोलिएगा काइनेटिक एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा 1 जूल, बताइए जूल किसका मात्रक है? कार्य तथा ऊर्जा का। तो
ये जो है आपको गतिज ऊर्जा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और जूल किसका मात्रक है? तो कहते हैं उसकी चाल क्या होगी? चाल बराबर समय, बताइए फार्मूला। समय बता दूंगी। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, हम लोग इसको अगले क्लास में देखेंगे। अगला प्रश्न है स्कर्वी रोग। तो बताइए स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से होता है। अब ये बताइए कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। एसिड का हिंदी क्या होता है? यानी कि उसको हम दूसरा और क्या कह सकते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल कह सकते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए। एस्कॉर्बिक अम्ल। बताएंगे कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। ठीक है, अब ये बताइए विटामिन बी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? बाजपन। बांझपन, और बाल भी पक जाता है विटामिन ई की कमी से। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा। अब बताइए कि विटामिन के की कमी से क्या होता है? खून का थक्का नहीं जमता है। खून का थक्का नहीं नहीं जम जाता है। देखिए, रक्त के थक्का को जमने में सहायक होता है विटामिन के। अगर विटामिन के नहीं होगा तो नहीं जमेगा, इसलिए विटामिन के से नहीं जमता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, विटामिन के से क्या होता है? नहीं जमता है। अगर विटामिन के आपके शरीर में नहीं होगा तो खून अगर कट जाएगा ना, ब्लड हाथ कट जाएगा ना, तो जल्दी से जमेगा नहीं, याद रखिएगा। तो बताइए विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। यानी कि अगर विटामिन के की कमी होगा और कहीं आपका ऑपरेशन हो, कहीं आपको एक्सीडेंट में आपका हाथ कट जाए, पैर कट जाए, इससे क्या होगा? हेवी ब्लडिंग होगा। और जब हेवी ब्लडिंग होगा तो इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। साथ में विटामिन के का फायदा क्या है ये भी समझ लीजिए। विटामिन के का फायदा ये है कि रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है, और साथ में हड्डी को मजबूत करने में। और जब हड्डी कभी टूट जाए तो उसमें आपको हड्डी को जुटने में मदद करता है। कौन मदद करता है? विटामिन के। तो बताइए कि मानव के अस्थि और दांत के लिए आवश्यक तत्व का नाम बताइए। फास्फोरस और कैल्शियम, याद रखिएगा, फास्फोरस और कैल्शियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? देखिए, अब यहाँ भी हमको 4 प्रश्न सीखने को मिलेगा। यहाँ में कितना प्रश्न सीखने को मिलेगा? और गौर फरमा करके देखिएगा। 4 प्रश्न करा कि कौन विषाणु के द्वारा नहीं होता है। तो देखिए, पोलियो किससे होता है? विषाणु से। बताए थे ना, पोलियो का जब हम दवा पिलाने के लिए पहले निकलते थे, हम पोलियो का दवा पिलाते थे पहले, तो पोलियो का दवा पिलाने के जो निकलते थे तो मुसलमान एरिया में जो जाते थे तो बेसी दवा पिलाना पड़ता था, क्योंकि मुसलमान की जनसंख्या ज़्यादा रहता है ना, इसलिए पोलियो में बेसी काम करना पड़ता है। तो बताइए पोलियो क्या चीज़ से होगा? विषाणु से होगा। साथ में चेचक क्या चीज़ से होगा? देखिए, हम बताए थे आपको, चेचक जो होगा है ना, बेसी उधर उधर करने से होता है ना। जिसका चेहरा देखिएगा खूब चमचमाता रहेगा, चकचक करता रहेगा, किससे? बेसी क्रीम लगाने से। इसलिए चेचक क्या चीज़ होगा? एड्स किससे होगा? देखो, आपको पहले से पता होगा। अब है तपेदिक, और तपेदिक के बारे में अभी हम लोग डाउट में थे। तपेदिक के बारे में अभी हम लोग डाउट में थे। क्या डाउट में थे? कि तपेदिक मतलब टीबी होता है कि नहीं होता है। लेकिन देखिए, अब यहाँ पर आपको क्लियर ही हो गया कि तपेदिक किसको कहते हैं? टीबी को। तपेदिक किसको कहते हैं? टीबी को। यानी कि टीबी होता किससे है? जीवाणु से। टीबी को हम लोग क्षय रोग भी कहते हैं। किससे होता है? जीवाणु से होता है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताइए कि जीवाणु से द्वारा होने वाला आप एक रोग का नाम बताइए, और विषाणु से होने वाला 3 रोग का नाम बताइए, और एक और बताइए, अभी जस्ट पढ़ा है इन्फ्लुएंजा। अच्छा बताइए, टाइफाइड क्या चीज होता है? टाइफाइड जीवाणु से। डिप्थीरिया जीवाणु से। टिटनस जीवाणु से। चलिए, ये सब प्रश्न भूलने वाला नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, आलू का कौन सा भाग आप खाते हैं? तना। देखिए, आलू का आप जो खाते हैं वो आप तना खाते हैं। आलू का है, चाहे प्याज खाए, अदरक खाए, ये सब का आप हम लोग क्या खाते हैं? तना। चाहे हल्दी खाइए, ठीक है, सबका हम लोग तना खाते हैं। तो आलू का कौन सा भाग खाते हैं? तना खाते हैं। आलू का कौन सा भाग खाते हैं? तना खाते हैं। तो आलू का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं बताइए? प्याज का कौन सा भाग खाते हैं? हल्दी का तना। तो याद रखिएगा, इस सब का भाग हम लोग तना खाते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? देखिए, जब भी भोजन का मानव शरीर में भोजन पचने की बात हो तो हम लोग पहले खाते हैं। हम लोग खाते हैं ना। आप कहिएगा कि खाते हैं तो पचना का काम कैसे हो गया? लेकिन है, देखिए कैसे है। आप जो खाते हैं तो भोजन को खूब चबाते हैं, और चबाने के बाद वहीं पर आप लार मिला देते हैं भोजन में। क्या मिलाते हैं? लार। और वही लार, क्वेश्चन पढ़े होइएगा कि कौन सा एंजाइम, कौन सा लार है जो भोजन को पाचन में मदद करता है। पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? तो इसलिए याद कर दीजिए, भोजन का पचना कहाँ से शुरू होता है? मुंह से, यानी कि मुख से।
किस अंग से शुरू होता है? मुख से। मुख से शुरू होता है, ठीक है। और मुख को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? माउथ। माउथ मतलब मुंह, माउथ मतलब मुंह। अगला प्रश्न है, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? स्टोन कैंसर समझते हैं ना आप लोग? पत्थर। स्टोन मतलब पत्थर और कैंसर मतलब, तो जानते हैं कैंसर का हिंदी क्या होता है? कैंसर बीमारी का हिंदी बताइए। किंकर होता है। क्या होता है? किंकर। तो स्टोन कैंसर जो होता है वो किससे होता है? तो अम्ल वर्षा से होता है। अगर अम्ल वर्षा होने लगे, है ना, अगर एसिड रेन होने लगे तो इससे क्या होगा? आपको स्टोन कैंसर हो जाएगा। तो बताइए, आप बताएंगे कि अम्ल वर्षा का कारण क्या है? SO2 और NO2। कल ही पढ़ाए थे ना, SO2 और NO2, ठीक है। तो स्टोन कैंसर जो होता है वो क्या चीज़ से होता है? सॉरी, स्टोन कैंसर अम्ल वर्षा से होता है। किससे होता है? अम्ल वर्षा से होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक वास्तविक मछली है ना? कौन सा एक वास्तविक मछली है? तो ये डॉग फिश जो है यह वास्तविक मछली है। मतलब रियल मछली उसी को हम लोग कहेंगे जो डॉग के जैसे दिखेगा। सोच लीजिए, ऐसा किसके जैसे दिखेगा? डॉग के जैसे। या नहीं तो सोच लीजिए कि ऐसा फिश जो मछली खाए। किसी किसी किताब में देखिएगा चित्र रहता है, मछली उसको पकड़ के ले जाता है। मछली सॉरी डॉग जो है सो मछली को पकड़ के ले जाता है, चित्र सब में देखिएगा। तो वास्तविक मछली, देखिए वास्तविक मछली का उदाहरण क्या है? तो डॉग फिश है। क्या है? डॉग फिश। डॉग फिश। वास्तविक मछली का उदाहरण क्या है? डॉग फिश। डॉग फिश है। बताइए तो बिना सल्क वाली मछली? कैट फिश। और वास्तविक मछली? डॉग फिश। डॉग फिश। अगला प्रश्न है, जब कोई कार, ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को, जब कोई कार विराम से, विराम का मतलब रुका हुआ, है ना, जब रुका हुआ था, यानी कि जब कोई कार विराम से अचानक चल पड़ती है, मतलब पहले क्या था? रुका हुआ। और अचानक चल पड़ती है, तो उसमें बैठे सवार पीछे की तरफ क्या होता है? झुक जाता है। याद रखिएगा, जब गाड़ी आगे चलेगी तो यात्री पीछे की ओर झुकेगी, और जब गाड़ी रुकेगी तो आगे की ओर। ठीक उल्टा संबंध है। जब देखिए ऐसे, और वैसे भी सोचिए ना, कोई बाइक ले लीजिए बाइक में क्या कीजिए, जरा हंसी भी लगेगा, ध्यान से सुनिए। आप परीक्षा दिलाने आपको हम लेके जा रहे थे, ठीक है, तो हमने क्या किया कि चाबी लगाया, सेल्फ मारा और भागने लगा। और जब तक कि आप गाड़ी पर जो है सो बैठे थे लेकिन पूरा सेटिंग नहीं किए थे, तो पूरा सेटिंग नहीं, कपड़ा वपड़ा सरिया रहे थे तो नहीं करते, जैसे ही बैठे थे, इसका मतलब कैसे हो जाएगा? पीछे की ओर। सोचिए, ऐसे हो जाइएगा नहीं तो ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब अचानक विराम में रुकी हुई कोई गाड़ी अचानक आगे की ओर निकलेगी तो यात्री किधर की ओर गिरेगा? पीछे की ओर। और जब गाड़ी रुकेगी तो यात्री आगे की ओर गिरेगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं पहले? अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर है कि जब विराम से अचानक चल पड़ती है तो यह घटना किसका उदाहरण है? न्यूटन के प्रथम गति नियम का। न्यूटन के प्रथम गति नियम का उदाहरण है। जब विराम था और वह चलने लगा और यात्री पीछे की ओर गिर गया तो यहाँ पर न्यूटन का प्रथम गति नियम है। बात समझ गए? तो बताइए न्यूटन के प्रथम गति नियम को कौन सा नियम? बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, अब आपका अगला प्रश्न है, समुद्र के जल में औसत लवण कितना होता है? देखिए समुद्र का जो जल है ना, उसमें लवणता जो होती है, लवण मतलब नमकीन, वो औसत लवण की मात्रा कितनी होती है? तो 3.5%। 3.5 का मतलब 3.5%। 3.5 का मतलब 3.5%। हाँ। अगर नहीं आ रहा तो ऐसे समझिए, अभी आप टाटा का नमक कितना में खरीदते हैं? 30 रुपये किलो खरीदते हैं। अगर आप वह सुनिए कितने रुपये खरीदते हैं, लेकिन वही आप डायरेक्ट समुद्री के पास सोचिएगा कि दूर चलते हैं होलसेल में एक के बाद, तो होलसेल समुद्र कहाँ से आता है नमक? समुद्र से। तो आप होलसेल में चल जाएगा तो वहाँ पर क्या रुपये मिलेगा? 3.5 रुपये। कितना रुपये? इसलिए याद कर लीजिए कि समुद्र के जल में जो औसत लवणता है वो कितना प्रतिशत है? 3.5 मतलब 3.5% है। बात समझ रहे हैं कुछ की नहीं? बताइए सबसे शुद्ध जल किसको कहा जाता है? समुद्र का पानी। तो याद रखिएगा कि आपको जो है क्या प्रश्न पूछे थे? सबसे शुद्ध जल वर्षा का जो जल होता है वो सबसे शुद्ध होता है। अगला प्रश्न है कि परमाणु के एक मौलिक कण प्रोटॉन की खोज किसने किया? देखिए 2020 में भी ये प्रश्न रिपीट किया था, 21 में भी रिपीट किया है, और ये देखिए 19 में भी रिपीट कर दिया क्वेश्चन को। 3 साल से ये प्रश्न लगातार पूछ रहा है। परमाणु का एक मौलिक कण, और कौन सा मौलिक कण? प्रोटॉन। प्रोटॉन का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया और गोल्ड स्टील ने। जबकि उसमें क्या आंसर दिया था? दिया था, हम लोग में दिया था। अच्छा चलिए, तो परमाणु के एक मौलिक कण प्रोटॉन का खोज किसने किया है? तो है ना, तो बताइए चैडविक क्या किसका खोज किया है? न्यूटन का। और जे थॉमसन? इलेक्ट्रॉन का। और न्यूटन किसका खोज किया? न्यूटन ने
गति नियम दिया। न्यूटन क्या नियम दिया? गति का नियम दिया। ठीक है, तो बताइए देखिए इतना जो बात है ना, परमाणु का एक मौलिक कण, यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि प्रोटॉन क्या है? तो परमाणु का मौलिक कण है। प्रोटॉन क्या है? परमाणु का मौलिक कण है। आप कहता है प्रोटॉन का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। बात समझ रहे कि नहीं? प्रोटॉन का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। ठीक, अगला प्रश्न है ग्रीष्म ऋतु में, बताइए ग्रीष्म का मतलब? गर्मी ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, हम लोग प्लानिंग भी किए थे नहीं, लेकिन प्लान कैंसिल हो गया। गर्मी ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी, कहता है कि वह जो है आपको किस घटना के कारण से, किस प्रक्रिया के कारण से वो ठंडा हो जाता है? बताइए। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण। किसके कारण? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के मतलब समझे आप? गौर कीजिएगा, घड़ा में जो पानी आप रखिएगा ना, तो देखिएगा उसके सतह पर पानी का अंश लगता रहता है। सतह मतलब बाहरी सतह पर बुझबुझी सा रहता है, बुलबुला सा रहता है, थोड़ा थोड़ा निकला हुआ रहता है। ऐसा क्यों होता है? मतलब ये जो रहता है आपको, ये मिट्टी वाला जो रहता है घड़ा, उसमें वाष्पीकरण की क्षमता होती है, उससे वाष्प बन के निकलता रहता है वो, और जिसके कारण से पानी क्या होता है? ठंडा रहता है। तो याद रखिए, सॉरी वाष्पीकरण नहीं है, वाष्पोत्सर्जन है। क्या है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन है। क्या है? वाष्पोत्सर्जन। हाँ, भारी मिस्टेक हो गया। वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण दोनों में अंतर है। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी ठंडा क्यों होता है? वाष्पोत्सर्जन के कारण से। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने उत्प्लावक के नियमों का खोज किया? बताइए। आप लोगों को पढ़ाए थे ना, उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने दिया है? आर्किमिडीज ने दिया है। किसने दिया है? और यहाँ पर आंसर क्या दिया है? थॉमस एल्वा एडिसन दे दिया है, जो कि किसका आविष्कार किया था? थॉमस एल्वा एडिसन। याद रखिएगा, बल्ब का आविष्कार किसने किया है? थॉमस एल्वा एडिसन। जबकि हकीकत में इसका सही आंसर क्या होता? पढ़ाए थे ना पहले से आपको कि पानी में जब हम किसी चीज को फेंकते हैं तो जितना तेजी से आप बल लगा, वो वस्तु लगाता है नीचे की ओर, उतना ही तेजी से पानी बल लगाता है वस्तु पर ऊपर की ओर। तो इस सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं? ये कहते हैं उत्प्लावक बल। और उत्प्लावक बल का ये सिद्धांत किसने दिया? आर्किमिडीज ने दिया है। यहाँ इसका आंसर गलत था, आप लोग सही कर लीजिए कि किसने उत्प्लावक बल के नियमों का खोज किसने किया? आर्किमिडीज ने किया है। जबकि यहाँ थॉमस एडिसन की बात हो रही है, तो थॉमस एल्वा एडिसन इसका पूरा नाम था, जिन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया है, जो हम लोग घरेलू परिपथ में यूज करते हैं। बात कुछ समझ में आया? चलिए अगला है, तो आप बताएंगे ये प्रश्न बिना देखे हुए, तो बताएंगे, आप भी बताएंगे बिना देखे हुए कि निम्न में से, इसको तो पहले कट कर देंगे, कौन सी धातु है जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? सुचालक है चांदी। सुचालक चांदी है। क्या है? चांदी। विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक यानी कि सबसे उत्तम चालक कौन सा है? चांदी। बताइए चांदी का सूत्र क्या होगा? Ag होगा। क्या होगा? Ag। विद्युत बल्ब का जो तंतु रहता है वो क्या चीज का बना होता है? किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। बात समझ में आ रहा है? एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है? तांबा का क्या होता है? Cu होता है। क्या होता है? चलिए अगला है, पसीने वाली ग्रंथियां। आपको जब पसीना निकलता है कहाँ से निकलता है? तो मतलब कहाँ से? त्वचा से निकलता है ना। आप जो देखते हो कहाँ से निकलता है? त्वचा से ना। तो वही बात है ना, पसीना वाली ग्रंथि जो है मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित होती है? त्वचा में। तो आपको जो है सो त्वचा में। बात समझ में आ रहा है? पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित होती है? त्वचा में। ठीक है, इसलिए इसका आंसर आप हर जगह नहीं, मतलब ऑप्शन में ये बताना है कि आपको लीवर से निकलता है, कि गुर्दा से निकलता है, कि अग्नाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? त्वचा से। मतलब देखिए ये त्वचा हुआ, ये जो हुआ त्वचा हुआ, यहाँ से निकलता है। बात समझ में, जिसको अंग्रेजी में स्किन कहते हैं हम लोग। ठीक है, त्वचा मतलब चमड़ा भी होता है। तो पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग से निकलती है? अगला है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? देखिए यूरिया मतलब मूत्र का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत यानी कि लीवर में। किसमें? लीवर में। यकृत का अंग्रेजी क्या होता है? लीवर होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है, याद रखिएगा। और गुर्दे का अंग्रेजी क्या होता है? किडनी होता है। क्या होता है? किडनी होता है। अग्नाशय का अंग्रेजी क्या होता है? पैनक्रियाज होता है। क्या होता है? पैनक्रियाज होता है। छोटी आंत का अंग्रेजी क्या होता है? इंटेस्टाइन। क्या होता है? इंटेस्टाइन होता है। तो याद रखिएगा कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। देखिए य से यूरिया, य से यकृत। तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है?
में। तो बताइए पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। हाँ, बताइए तो पित्त तो यकृत। पित्त तो यकृत। तो बताइए आप बताएंगे कि आपके लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो बताएंगे आप कि मेंडल जो है वो किस पौधे पर ये अपना अब ये प्रयोग किया था? मटर के बताइए पौधे पे। इनको भी बोलिए बोलने के गार्डन लिए। पे। किस पर प्रयोग किया था? मटर पर किया था। तो अब जो है यहाँ ध्यान दीजिए कि मेंडल ने मटर के पौधे को चुना, क्यों? क्योंकि वे आसानी से उपलब्ध थे, क्योंकि वे सस्ते थे, क्योंकि उसमें विषम दिखने वाला गुण था। तो बताइए मेंडल मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया था? वे आसानी से उपलब्ध थे, वे सस्ते थे, वो आसानी से उपलब्ध होते थे, वो आपको सस्ते थे और वह विषम दिखने वाले गुण वाले भी थे। तो बताइए मटर के पौधे अपना प्रयोग किसने किया था? मेंडल ने। हाँ, मेंडल को मेंटल नहीं बोल दीजिएगा आप लोग, क्योंकि मेंटल का मतलब होता है पागल बोल सकते हैं आम भाषा में, या मानसिक रूप से ग्रस्त बोल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बताएंगे आप लोग, जरा सोच के बताइएगा। प्रश्न पढ़ाया है, प्रकाश संश्लेषण देखना नहीं है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करता है? सौर ऊर्जा का। कैसे प्रयोग करके बताइए। घर में लगाएंगे। अभी रुकिए, हाँ बताइए कैसे सौर ऊर्जा का उपयोग करता है? देखिए घर पूरे कमरा बंद है, उसमें किसी मतलब एक कोई ये नहीं हुआ भाई, इसका सिंपल सा इसका ये आप बताते कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, तो वो खाना जो अगर पौधा धूप में नहीं रहेगा तो खाना बना पाएगा नहीं। तो इसके लिए धूप चाहिए, यानी कि प्रकाश वो डायरेक्ट लेता है, इसके बाद वो अपना खाना बनाता है। तो वही बात है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, पौधा किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? सौर ऊर्जा का। अगर आपसे हम पूछ दे कि सोलर कुकर जो है, सोलर कुकर उसमें कौन सा, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है? आपतन दर्पण। तो बताइए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधा किस ऊर्जा का उपयोग करता है? सौर ऊर्जा का। प्रकाश संश्लेषण का अंग्रेजी क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। और सौर ऊर्जा का अंग्रेजी क्या होता है? सोलर लाइट। क्या होता है? सोलर लाइट। सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी होता है। ठीक है, चलिए अब बताइए तो गति ऊर्जा का अंग्रेजी क्या होता है? अभी जस्ट बताए थे, काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। चलिए निम्नलिखित में से इसको कट कर देंगे, कौन से विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा? देखिए नींबू का पीएच मान 2.2, शुद्ध जल का पीएच मान 7, खून का पीएच मान 7.4 से 8.4 के बीच में। ठीक है, तो बताइए रक्त जो है, रक्त का पीएच मान होता है 7.4 और 7.8 के बीच में। ठीक है, तो देखिए अब ये मान के चलिए 7.4 से 7.8 के बीच में होता है, शुद्ध जल का 7 होता है और नींबू का 2.2 होता है। ठीक है, और डिटर्जेंट का जो है आपको नींबू के रस से भी ज़्यादा ही होता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए यहाँ पर है डिटर्जेंट का पीएच मान, देख लिए क्या जी कितना है? तो ये जो विलयन है आपको कहा था कि निम्न में से किसका न्यूनतम, न्यूनतम मतलब क्या होता है? सबसे कम। अब देखिए रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4। डिटर्जेंट का कितना है? 6.5। शुद्ध जल का कितना है? 7। और नींबू का कितना है? 2.2। तो सबसे कम किसका हुआ? नींबू का। याद रखिएगा, रक्त में, डिटर्जेंट में, शुद्ध जल में और नींबू में सबसे कम पीएच मान किसका? नींबू का। 2.2 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब आपका अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? हम बताए थे जब मेंडलीफ का आवर्त सारणी, ये जब आपको आधुनिक आवर्त सारणी कहेगा तो उसका आविष्कार किसने किया था? बताइए। नहीं, मोसले किया था। जब सीधे आवर्त सारणी दे दे तो उसका आविष्कार किसने किया था? है ना, तो दिमित्री मेंडलीफ ने किया था। किसने किया था? दिमित्री मेंडलीफ ने। यहाँ पर दी लिख दिया है, कहीं कहीं सीधा आप मेंडलीफ याद रखिए, द होता है उसे, THE द, उसी को दी लिख दिया है। ठीक है, तो दिमित्री मेंडलीफ यानी कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? चलिए अब बताइए मैडम क्यूरी किसका आविष्कार किया था? रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता की इकाई है बैकुरल, और रेडियो सक्रियता का खोज किया था मैडम क्यूरी। अगला है, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बोल दिए, गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग क्या बोलते हैं? भार। और ये प्रश्न बैक के सेशन में आया था, याद है आप लोगों को? ठीक है, तो ये प्रश्न रिपीटेशन है। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं? भार। भार कहते हैं। भार का अंग्रेजी बताइएगा। वेट होता है। क्या होता है? वेट। चलिए अगला प्रश्न है, 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब 0 डिग्री, सही बोले। तो 0 डिग्री
सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा? 0 डिग्री, यानी कि इसका मतलब हुआ कि 0 डिग्री सी बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बात समझ में आया? तो बताइए 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा? यानी कि 0 डिग्री सी बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री सी बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बात समझ गए? तो चलिए बताएंगे एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहेंगे? भार कहेंगे। अब आप बताएंगे कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। ट्रिक क्या बताए थे? आगे है कि आप बताएंगे कि पसीने वाले ग्रंथ या मानव शरीर के किस अंग से उपस्थित? त्वचा में। अब बताएंगे कि उत्प्लावक बल का सिद्धांत किसने दिया? उसका सूत्र विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉम्स एल्वा एडिसन ने। थॉमस एल्वा एडिसन ने। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? प्रोटॉन का रदरफोर्ड आंसर नहीं रहे तो न्यूट्रॉन का चैडविक ने। अब बताएंगे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना फ़ारेनहाइट? आपके शरीर का सेल्सियस में बुखार कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अब फ़ारेनहाइट में 6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब बताइए केल्विन में 310 केल्विन। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।